नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल के प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में चर्चा में रहने वाले स्थानों के बारे में मानचित्र के माध्यम से उन पर चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो है सोमालीलैंड। सोमालीलैंड बड़ा चर्चा में है, तो देखेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों है और इससे जुड़ी भी जो भी अहम जानकारी है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है, उन सब पर मानचित्र के माध्यम से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज की बात करेंगे। न्यूज क्या है? तो इजराइल ने अब सोमालीलैंड को दे दी है एक देश का दर्जा, और इसी कारण से देखेंगे तो जो भी अफ्रीकी संघ है वो भड़का हुआ है। कई सारे जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो क्या है, वो परेशान है। तो सोमालीलैंड की जो मान्यता देने की बात है, इसको लेकर देखें तो एक बड़ी गहरी जो रणनीति है वो इजराइल के तरफ से चली है। उस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या मायने हैं इस मान्यता देने के पीछे इजराइल का, या फिर सोमालीलैंड के लिए क्या मायने हो सकते हैं इस इजराइल के पहल का। और इससे जुड़ी हुई जो भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, खासतौर पे कई सारे जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्यों विरोध कर रहे हैं, और खासतौर पे टर्की की चर्चा इसमें सबसे महत्वपूर्ण तौर पे हो रही है। टर्की इसका बड़े स्तर पे विरोध कर रहा है, और सोमालिया, चूंकि सोमालीलैंड सोमालिया का ही एक क्या है, खास हिस्सा है, उसके उत्तर पश्चिम में ये अवस्थित है, तो उसी के हिस्सा होने के कारण सोमालिया भी इस पर अपनी कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया दे चुका है। तो ये सारे कारण हैं जिस कारण से देखें तो ये न्यूज चर्चा में है, क्योंकि शुक्रवार को औपचारिक रूप से इजराइल ने इस सोमालीलैंड को एक देश का दर्जा दे दिया। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने सोमालिया से अलग हुए इस क्षेत्र को एक देश का मान्यता देने का ऐलान करते हुए वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनको अपने देश में आधिकारिक दौरे पर भी आमंत्रित कर दिया। गौरतलब कि ये जो देश है ये सोमालिया में चल रहे जो भी गृह युद्ध है उसके बाद अलग हुआ, और ये काफी समय से एक अलग देश के रूप में अपनी सत्ता भी चला रहा है। दूसरी ओर जो भी अफ्रीकी संघ है उसने इजराइल के इस फैसले का बड़े स्तर पे विरोध किया, और इस कारण से देखेंगे तो ये न्यूज बड़ा ही सर्कुलेट भी हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे देश हैं जो इजराइल के खिलाफ, जैसे जॉर्डन है, मिस्र है, अल्जीरिया है, कोमोरोस, जिबूती, जाम्बिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, मालदीव, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन जैसे बहुत सारे जो देश हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। अफ्रीकी संघ तो ये बोला है कि ये सोमालिया की संप्रभुता पर इजराइल का हमला है और इजराइल इस मान्यता के को तुरंत वापस ले, इस तरह की बात कही गई है। तो ये इस समय चर्चा का विषय है, क्योंकि लगभग देखें तो 30 वर्ष हो चुके हैं। 30 वर्ष से अधिक समय के बाद किसी देश ने आधिकारिक तौर पे इस क्षेत्र को एक देश का दर्जा दिया है। तो इस ऐतिहासिक घोषणा पर जो बेंजामिन नेतन्याहू है, और खास तौर पे देखेंगे कि वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं इनके बीच में एक खास तौर पे देखें तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत दोनों जो राष्ट्रों के, यानी जो सोमालीलैंड के जो प्रमुख हैं और इजराइल के जो प्रमुख हैं, इनके बीच में अब कई सारे जो क्षेत्र हैं, जैसे आर्थिक क्षेत्र है, कृषि है, सामाजिक विकास है, इन क्षेत्रों पर ये दोनों मिलकर काम करेंगे। और इसी कारण से देखेंगे तो इनके बीच में इस तरह की जो भी कह सकते हैं पहले हो रही हैं, इस कारण से देखेंगे तो जैसे अफ्रीकी जो संघ है वो इससे नाराज है। वो कहता है कि अफ्रीका में जो भी सीमाओं की इंटीग्रेशन की बात होती है उसे कहीं ना कहीं देखें तो इजराइल खंडित कर रहा है। और सोमालिया का ये भी कहना है कि हमारी जो संप्रभुता है उसको एक तरह से उसका उल्लंघन कर रहा है इजराइल। तुर्की तो एकदम से इससे नाराज है। सोमालिया की प्रमुख सहयोगी के तौर पर टर्की को जाना जाता है, और इजराइल के इस पहल को टर्की ने एक विस्तारवादी नीति करार दिया है। तो इजराइल की जो भी नेतन्याहू सरकार है उसके इस फैसले का कई सारे जो दुनिया के देश हैं वो निंदा भी कर रहे हैं। सोमालिया ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उसने बोला है कि हमारे संप्रभुता पर ये क्या है, एक तरह से देखें तो अटैक है। चूंकि अगर हम अफ्रीकी संघ की बात करें तो अफ्रीकी संघ ने कड़े शब्दों में निंदा की है, और गृह युद्ध से जूझ रहे सोमालिया के मुख्य सहयोगी के तौर पे देखें जो टर्की है वो तो एकदम से नाराज दिख रहा है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर महत्वपूर्ण तौर पे बात करेंगे जो सोमालीलैंड है आखिर ये है कहाँ पर, इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर हम बात करेंगे कि सोमालीलैंड की आखिर एक्चुअल में कहानी है क्या। तो देखिए, अगर आप अफ्रीका महाद्वीप में जाएंगे तो वहीं पर जो भी हार्न कंट्रीज हैं जिसमें सोमालिया भी शामिल है, तो सोमालिया का ही ये एक तरह से हिस्सा है जो कि इसके उत्तर पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम सोमालीलैंड कहते हैं।
अफ्रीका के हान क्षेत्र का ही ये हिस्सा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या जो है वो लगभग 6.2 मिलियन है। जनसंख्या क्या है यहाँ की काफ़ी अधिक है, और इस कारण से देखें तो ये जो क्षेत्र बड़ा अहम माना जाता है। और दूसरी इसकी जो अवस्थिति है वो सीधे देखिए यहाँ पर लाल सागर है, इधर गल्फ ऑफ अदन है, तो इस कारण से भी देखेंगे तो इसकी जो अवस्थिति है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। थोड़ा सा इससे जुड़े हुए जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है, क्योंकि हार्न ऑफ अफ्रीका के महत्वपूर्ण देशों के क्षेत्र के साथ ये सटा हुआ है, अदन की खाड़ी रेड सी से लगा हुआ है, जनसंख्या भी 6 मिलियन से अधिक है। तो इसकी जो शुरुआत होती है ये 1960 में ब्रिटिश सोमालीलैंड आज़ाद हुआ और 5 दिनों तक स्वतंत्र देश रहा। यानी 60 में देखेंगे तो जो भी ब्रिटिश उपनिवेश है उससे ये स्वतंत्र हुआ। बाद में स्वेच्छा से क्या हुआ, सोमालिया में अपना विलय कर लिया। उसके बाद देखेंगे तो अपनी 1991 से सोमालिया गृह युद्ध के बाद फिर से इसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और 1991 से ये अपनी खुद की जो भी मुद्रा है, सरकार है, जो भी संसद है, सुरक्षा बल है, ये सब संचालित कर रहा है। और अपेक्षाकृत देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है, क्योंकि हाल आप जो अफ्रीका जो कंट्रीज है वहाँ पर अधिकांश देश अस्थिर हैं, वहाँ पर हमेशा कोई ना कोई तनाव बना रहता है, लेकिन ये क्षेत्र अपेक्षाकृत देखेंगे तो शांत है। और दूसरी तरफ देखेंगे कि अभी तक इसे कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता नहीं दे रहा था, लेकिन अब क्या है कि अब इजराइल के द्वारा इस सोमालीलैंड को एक देश के दर्जा देने की जो बात कही गई है ये अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये अलग बात है कि ब्रिटेन, इथोपिया, तुर्की, यूएई, डेनमार्क, कीनिया, ताइवान जैसे देशों ने खास तौर पर देखें तो इसके साथ अपने अनौपचारिक संबंध बनाए हुए थे, लेकिन 1960 के दशक में सोमालीलैंड को कुछ समय के लिए स्वतंत्रता मिली थी, और उस समय इजराइल समेत कुल 35 देशों ने इसे मान्यता भी दी थी, लेकिन बाद में फिर स्वेच्छा से सोमालिया के साथ ये क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया। और इंटीग्रेट होने के बाद देखें तो इसकी जो स्थिति है फिर से बदल गई, क्योंकि देखेंगे कि बाद में 1991 में सोमालिया गृह युद्ध में पूरी तरह से एक तरह से उलझ गया। उसके बाद सोमालीलैंड ने फिर से अपने आप को क्या कर लिया, फ्रीडम कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। तब से लेकर अभी तक सोमालीलैंड एक अलग राज्य के रूप में काम कर रहा है, और इसकी अपनी खुद की सरकार है, मुद्रा है, अपना सुरक्षा बल है। और सोमालिया के लंबे समय से चले आ रहे जो गृह युद्ध है, जो संघर्ष है, उसके विपरीत जो सोमालीलैंड वाला क्षेत्र है ये पूरी तरह से पीसफुल है, शांत है, स्थिर है, शासन भी यहाँ प्रॉपर चल रहा है। और इस कारण से कहा जा रहा है कि अब जो एक बड़ा फैसला लिया गया है इजराइल की तरफ से कि इजराइल ने इस क्षेत्र को एक देश का मान्यता दे दिया है, तो आखिर इसके मायने क्या है, इसके पीछे कारण क्या है कि जो भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो देखिए, अगर नेतन्याहू की बात करें कि उन्होंने इस सोमालीलैंड को एक देश का दर्जा क्यों दिया, तो इसके कई सारे निहितार्थ हैं। पहला तो जो निहितार्थ है वो भू राजनीतिक है। भू राजनीतिक अगर हम बात करें महत्व के दृष्टिकोण से क्या है कि ये जो दर्जा है ये बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया है, क्योंकि पहले ही बताया हमने कि रेड सी से इसकी जो नज़दीकी है वो सबसे नज़दीक है। यहीं पर आपको एक तरफ बाबल मंदेब जो जल संधि है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे खास बात है कि यहाँ से जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है, समुद्री जो व्यापार है, और खास तौर पे वैश्विक जो समुद्री व्यापार है उसके दृष्टिकोण से देखेंगे तो रेड सी वाला ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या हो जाता है, ये सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में आप जाएंगे तो एक तरफ गल्फ ऑफ अदन है, दूसरी तरफ आपको रेड सी आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो रूट है, इस रूट की अहमियत के कारण ही यहाँ पर इस तरह की जो रणनीति है वो बेंजामिन नेतन्याहू ने चली है। दूसरा कारण क्या है, यहाँ पर दूसरा कारण हम कह सकते हैं कि एक सुरक्षा कारण है, जिस कारण से बेंजामिन नेतन्याहू ने इस सोमालीलैंड को एक देश का दर्जा दिया, क्योंकि यमन के जो हूती विद्रोही हैं उन पर नजर रखने के दृष्टिकोण से जो सोमालीलैंड है ये इजराइल के लिए सबसे खास हो जाता है। ईरान, तुर्की और अन्य जो भी विरोधी शक्तियां हैं उनकी गतिविधियों पर इजराइल क्या कर सकता है, वो नजर रख सकता है। और इसके अलावा जो तीसरा सबसे अहम जो कारण है वो अब्राहम अकार्ड है। वो क्या है, अब्राहम जो अकार्ड समझौता है, जिसके तहत खास तौर पे देखें अमेरिका के नेतृत्व में ये जो कह सकते हैं अब्राहम जो अकार्ड है ये समझौता हुआ था, जिसके तहत देखें मध्य पूर्व और अफ्रीका में इजराइल की जो भी कूटनीतिक पहुंच है वो सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। तो ये कुछ कारण है जिस कारण से हम कह सकते हैं कि इजराइल ने सोमालीलैंड को एक देश का दर्जा दिया है।
अब बात करें कि अगर इजराइल ने ये देश का दर्जा दे दिया तो ये सोमालीलैंड के लिए कितना अहम हो जाता है। तो देखिए 30 साल से सोमालीलैंड जो क्षेत्र है ये क्या है कि अपने को एक देश के रूप में स्थापित करना चाह रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी देश ने अभी तक इसे एक देश का दर्जा नहीं दिया था। तो 30 साल की मान्यता की जो कोशिश है वो लगातार चल रही थी और उसे एक बड़ी सफलता मिली है इजराइल के रूप में। इजराइल ने अब इस क्षेत्र को एक देश का दर्जा दे दिया है। विदेशी निवेश हो, सहायता हो और व्यापार हो, अब उसके जो रास्ते होंगे वो सोमालीलैंड के लिए खुलेंगे, क्योंकि अब जो फॉरेन ट्रेड है उसके लिए क्या है, एक देश का दर्जा होना जरूरी है। दूसरी तरफ देखें तो सहायता किसी से, अगर किसी तरह का इंटरनेशनल जो सपोर्ट है वो प्राप्त करने के लिए एक देश का दर्जा होना चाहिए। और तीसरी तरफ से कोई भी देश अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, और इन्वेस्टमेंट आज की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है, तो इसके लिए भी क्या होना चाहिए था, इस क्षेत्र को एक देश के रूप में अपनी सत्ता स्थापित करनी चाहिए। तो ये सबसे अहम बात हो जा रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में भविष्य में जो आवाज है वो अब इसकी मजबूत तरीके से उठाई जा सकती है। अन्य देशों के स्तर पे भी देखें तो जैसे इजराइल ने अब मान्यता दी है तो बाकी देश भी इसके लिए प्रेरित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे जो दिक्कत हो रही है जिस देश को, वो कौन सा है, वो तुर्की है। क्योंकि इजराइल के इस फैसले से अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक कोई परेशान है, तो वो कौन परेशान है, तो वो टर्की परेशान है। टर्की क्यों परेशान है, तो टर्की ने सोमालिया में कई सारे जो सैन्य अड्डे हैं वो स्थापित किए हैं, ट्रेनिंग मिशन बनाए हैं, ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं। और इजराइल की अगर एंट्री सोमालीलैंड में होती है तो ये उसके लिए खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ देखिए जो तुर्की है ये सोमालिया की एकता का समर्थन करता है, और सोमालीलैंड को अगर इजराइल ने मान्यता दे दी तो फिर टर्की का जो एक प्रोपेगेंडा था या जो एक पहल थी उसे सीधे टक्कर इजराइल देगा। तुर्की पहले से यूएई इजराइल की धुरी को अपने खिलाफ मानता है, और सोमालीलैंड अब जो कि तुर्की की परेशानी लाल सागर तक बढ़ाएगा, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और तुर्की खुद को मुस्लिम देशों का क्या मानता है, खलीफा नेता मानता है। तो इजराइल का ये जो कदम है ये एर्दोगन और उससे कहीं ना कहीं देखें तो उनके जो नैरेटिव है उसको कमजोर करेगा। और अगर इजराइल को सोमालीलैंड, अगर खास तौर पे देखें इजराइल को सोमालीलैंड में लॉजिस्टिक या जो भी इंटेलिजेंस बेस मिल जाता है और वहां पर वो अपने 9 सैनिक बेस बना लेता है, तो समझिए कि आने वाले समय में जो टर्की है, टर्की के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। क्योंकि यहाँ से जो इजराइल है सीधे यहाँ के आसपास जितने भी प्लेसेस हैं उन पर डायरेक्ट कंट्रोल करेगा, यहाँ तक कि यहाँ से बाबा मंदेब जो जल संधि है उस पर भी ये कंट्रोल कर सकता है, जो कि यहाँ के देशों के लिए सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानी जाती है। तो ये कारण हो सकता है एक तरह से टर्की के नाराज होने का। दूसरी तरफ देखिए अगर हम थोड़ा सा इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है उस पर हम बात करें कि इसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है, तो जो सोमालिया है, सोमालिया का ये उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र माना जाता है, और इसकी जो अवस्थिति है वो अफ्रीका के जो हॉर्न कंट्रीज है उसमें शामिल माना जाता है। क्योंकि अगर इसकी अवस्थिति की बात करेंगे, जैसे अगर हम थोड़ा सा सोमालिया की बात कर लेते हैं कि जो भी सोमालिया है, सोमालिया की जो अवस्थिति वो कहाँ पर है, तो देखिए सोमालिया कहाँ आपको देखने को मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप में जो इक्वेटर है, इक्वेटर जहाँ से गुजरता है तो उसके पूर्वी भाग में ये देखिए ये जो येलो कलर से दिखाया गया है, अभी तक इसमें सोमालीलैंड को अलग से नहीं दिखाया गया, तो ये क्या है, ये सोमालिया है। और इसी में देखेंगे तो इसके उत्तर पश्चिम वाला ये वाला जो भाग है यही सोमालीलैंड है। तो ये आप समझ सकते हैं कि चूंकि ये क्या है, यहाँ पर इक्वेटर के अधिकांश ऊपर भाग है, तो इसका जो अवस्थिति है, अगर सोमालिया की हम बात करेंगे तो सोमालिया की जो अवस्थिति है ये क्या है, ये दोनों गोलार्धों में आप देख सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी आप देख रहे हैं और कुछ हिस्सा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर के स्तर पे क्या है, ये पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो ये दो चीजें आप क्लियर कर सकते हैं किसके संदर्भ में, सोमालिया के बारे में। कि अगर अक्षांश के संदर्भ में देखेंगे तो अक्षांश में आप देखेंगे कि क्या है, ये नॉर्थ और साउथ दोनों में है। नॉर्थ में अपेक्षाकृत अधिक इसका क्षेत्र है और साउथ में कम है। दूसरी तरफ यहाँ पर दो जो लोकेशन है वो सबसे अहम है। इधर देखिए ये रेड सी है, रेड सी से सीधे क्या है कि एक तरह से कनेक्टिविटी है, और यहाँ से अरब सागर से जुड़ जाता है, फिर हिंद महासागर से। तो यहाँ पर सबसे अहम जो लोकेशन है रेड सी है, और इधर अदन की खाड़ी आपको देखने को मिलेगा, फिर अरेबियन सी, और इसकी जो
सीधे जो एक तरह से देखें कनेक्टिविटी है ये हिंद महासागर से हो जाता है। पश्चिम में अगर इसके देखेंगे तो इथोपिया महत्वपूर्ण आपको देश देखने को मिलेगा, और दक्षिण पश्चिम में आप देखेंगे तो केनिया आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर आप देखेंगे जो भी महत्वपूर्ण देश हैं, जैसे अगर यहाँ पर देखेंगे तो हान जो कंट्री है, हान आप जिसे अफ्रीका कहा जाता है, जिसमें सोमालिया भी शामिल है, सोमालीलैंड भी अब शामिल है, इथोपिया भी शामिल है, इरिट्रिया भी शामिल है, जिबूती शामिल है। ये सारे क्षेत्र क्या है, ये हार्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज कहलाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे इनकी जो स्थिति है वो ठीक रेड सी और इधर आप देखेंगे अदन की खाड़ी हिंद महासागर के समीप आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो भी सोमालिया है, सोमालिया के बारे में बेसिक जो जानकारी है कि ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये पहले बार बार हम आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि यही सोमालीलैंड वाला क्षेत्र है। अफ्रीका के सबसे पूर्वी क्षेत्र में आप देखिए, एकदम से पूर्वी क्षेत्र में इंडियन ओशियन से लगा हुआ, इधर गल्फ ऑफ अदन से लगा हुआ ये क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। लगभग 6,37,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हार्न ऑफ अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, जो विशेष तौर पे देखेंगे यहाँ पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई सारे ऊंचे जो पठार हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और उत्तरी जो सोमालिया का एक बड़ा जो हिस्सा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, इसको आप देख सकते हैं, ये शुष्क मैदान और पहाड़ियों से बना हुआ है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो पर्वत है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर कराकर जो पर्वत है ये आपको महत्वपूर्ण यहाँ के पर्वत के तौर पे देखने को मिलेगा। और इसी पर्वत में आप देखेंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण चोटी है, ये देखिए सिम्ब्रिस जो है, ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी के तौर पे मौजूद है। इसके उत्तर में ही देखेंगे तो ये वाला जो पूरा तटी जो मैदान है ये गुबान कहलाता है। यहाँ इसे जो नाम दिया गया है वो गुबान दिया गया। ये क्या है, ये अर्ध रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। इस यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक दो चीज़ें और हैं जो आप देख सकते हैं। ये देखिए जो सोमालियन जो प्लेटू है, इसका भी जो क्षेत्र है इधर इथोपिया में भी फैला हुआ है और सोमालिया में भी आपको देखने को मिल सकता है। और खास तौर पे देखेंगे जो भी यहाँ पर जो कराकर जो कह सकते हैं कि जो पर्वत श्रेणी है, ये मुख्य रूप से आप देखेंगे तो पूरा ऐसे देखिए पश्चिम से पूरब की तरफ इसका जो विस्तार है, सोमालीलैंड से लेकर जो सोमालिया की मुख्य भूमि है उत्तर वाला जो क्षेत्र, वहां तक आपको देखने को मिल सकता है। और जो ये पठारी क्षेत्र है, इसका जो विस्तार है इधर नॉर्थ से लेकर साउथ में आपको देखने को मिल सकता है। जोलोड़क जो मैदान है वो खास तौर पे दक्षिण में आप देखेंगे तो इधर क्या है, सोमालिया में आप देखेंगे जोलोड़क जो मैदान है वो खास तौर पे देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर दो नदियों का महत्वपूर्ण तौर पे जो अपवाह क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलता है। जिस नदियों की हम बात करें इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण दो नदियां हैं उसमें कौन सी है, तो देखिए इधर से एक नदी आ रही है जो जूबा कहलाती है और दूसरी सेब। इन नदियों का जो ये पूरा वाला मैदानी क्षेत्र है ये जलोढ़क मृदा से बना हुआ है। देश में यही दो मात्र कह सकते हैं कि बारहमासी नदियां हैं, बाकी जितनी भी नदियां हैं वो मौसमी है, क्योंकि ऊपर आप देखेंगे पर्वतीय पठारी क्षेत्र है, ये वाला पूरा क्षेत्र पठारी है, तो यहाँ पर नदियों की संख्या कम है। और इसी कारण से देखेंगे तो यहाँ पर एक तरह से जो अंतर्निहित जो भी जल परिवहन है उसका विकास बड़ा ही कम हुआ है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए खास तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर सोमालिया में जो सबसे बेसिक जो ट्रांसपोर्टेशन जो साधन है वो क्या है, वो समुद्र परिवहन है और सड़क मार्ग यहाँ पर कम विकसित है। और दूसरी तरफ देखेंगे पूरे क्षेत्र में सोमालिया में अगर आप वर्षा की बात करेंगे तो अपेक्षाकृत यहाँ पर जो वर्षा होती है वो कम होती है, लेकिन वर्षा भी क्या होती है, उत्तर वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो वर्षा बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा क्या होती है, वो अधिक होती है। और इसी कारण से देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो सोमालीलैंड वाला क्षेत्र है या फिर जो पूरा सोमालिया वाला क्षेत्र है, इसका अधिकांश जो क्षेत्र है ये क्या है, या तो ड्राई है या फिर ये सेमी ड्राई है, या तो शुष्क है या कह सकते हैं कि अर्ध शुष्क है। और इसी कारण से देखें तो ये अधिकांश इसका जो क्षेत्र है ये क्या है, ये सूखाग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। और इस कारण से देखेंगे तो सोमालिया में अपेक्षाकृत जो विकास है वो बड़ा ही कम हुआ है। और यहाँ की जो राजधानी है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे जो मोगादिशु है, ये सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापार या सामरिक दृष्टिकोण से सबसे जो महत्वपूर्ण शहर है वो मोगादिशु है, सोमालिया की राजधानी है। और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो पूर्वी तटीय क्षेत्र में आएंगे, इंडियन ओशियन वाले क्षेत्र में। तो ये जो स्थान है, ये जो राजधानी है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण तौर पर यहाँ से जुड़े हुए जो भी लोकेशन थे उन पर हमने चर्चा की।
मोगादिशु को आप देख सकते हैं, इसकी जो अवस्थिति है, और बाकी जो महत्वपूर्ण लोकेशन है उनको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सोमालीलैंड भौगोलिक रूप से किस क्षेत्र में स्थित है? ग्रेट लेक क्षेत्र में, साहेल क्षेत्र में, हार्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में, या मैग्रेब क्षेत्र में? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट के माध्यम से देना है। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, न्यू ईयर्स ऑफर संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत यूपीएससी जो भी कंप्लीट कोर्सेज हैं उन पर अप टू 75% डिस्काउंट के साथ गेट 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। और ये जो डिस्काउंट है खास तौर पर देखेंगे तो अधिकांश लाइव ऑनलाइन कोर्स पर आपको प्रदान किया जा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ऑफर है कब तक वैलिड है, तो ये 3 जनवरी 2026 तक वैलिड है। इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके संदर्भित जो भी जानकारी है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने सोमालीलैंड की चर्चा कर ली और उससे जुड़े हुए जो भी अहम जानकारी है उन पर भी बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और प्लेस के बारे में मानचित्र के माध्यम से चर्चा करने के लिए फिर आपसे रूबरू होंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, इजाजत दीजिए। थैंक यू।